आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन एक जमाने में नहीं थे। 1 से 10 तक अमिताभ बच्चन होते थे, 11वें नंबर पर शशि कपूर आते थे या धर्मेंद्र आते थे। या इंदिरा गांधी के बारे में ये थी कि उनकी कैबिनेट में एकमात्र जो मर्द होते थे वो इंदिरा गांधी होती थे, बाकी सब लोगों की तुलना नहीं होती थी। ये बीजेपी की ताकत होगी या नहीं होगी? ये आरएसएस का जो कल्चर बदल रहा है, सरकारीपन जो आ रहा है, क्या ये लॉन्ग रन में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, उनके हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करेगा, या कांग्रेस की तरीके से वो भी जड़ों से धीरे धीरे कटता जाएगा? देखिए, सारा कुछ डिपेंड करता है कि इलेक्टोरल अरिथमेटिक जाके किस तरह से होता है। हम लोगों को दोबारा से उसी चीज पे जाना पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे हैं 1 साल से भी कम समय बचा है। आज जिस तारीख को हम लोग बात कर रहे हैं, अगले साल इस समय तक एक नया लोकसभा का गठन हो गया होगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी कोई नए स्पीकर का भी चुनाव हो गया होगा। प्रधानमंत्री कौन होंगे ये भी शायद पूरी तरह से तय हो गया होगा। तो इस अगले करीब 11 महीनों में क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। किस तरह से इलेक्टोरल एरिथमेटिक रोल आउट होगा या कॉन्फ़िगर होगा कहना मुश्किल है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी पार्टी को 50% के ऊपर वोट नहीं आया है। 50% से कम वोट आके 50% के ऊपर पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी हासिल हो जाती है। अगले चुनाव में सारा कुछ डिपेंड करेगा कि कितने वन ऑन वन कॉन्टेस्ट होते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज में थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, आगे जाके पता नहीं क्या होगा, कहना बहुत मुश्किल है। समय बहुत है, मतलब कोई जरूरत नहीं है कि अभी ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाए कि 543 में ये 412 में वन ऑन वन हो रहे हैं, बाकी जो है 131 जो सीट्स हैं उसमें हम लोग सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। ये सीट डिक्लेरेशन की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इंटेंशन हमको ये दिखाई दे रहा है ऑपोजिशन पार्टीज में कुछ एक तरीके से मैक्सिमाइज करें, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट में एक ऑपोजिशन का कैंडिडेट खड़ा हो। जितने ज्यादा सीट होंगे उतने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पिछले इलेक्शन के परफॉर्मेंस से नीचे गिरने के संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कहां जाके फाइनल फिगर्स फिक्स होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी उसी पे डिपेंड करेगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी। बिल्कुल, और अभी से 2024 के बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल काम, और हम पत्रकारों को करना भी नहीं चाहिए इस बारे में कि मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी हारेंगे, क्या होगा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए। एक चीज जो मेरे मन में हमेशा रही कि एक तो जब आपने तय किया कि नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी लिखनी है, तो और जो घोर मोदी के क्रिटिक कह सकते हैं, आलोचक कह सकते हैं, कम से कम उनकी विचारधारा से तो आप नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपका उनके साथ जो इंटरेक्शन था वो कैसा था? इट वॉज प्योर प्रोफेशनल कि आप चूंकि बायोग्राफी लिख रहे थे इस नाते उनसे मुलाकात होती थी, या कहीं एक इनफॉर्मेलिटी भी थी, एक उसमें जिसे कहते हैं ना कि एक गर्मजोशी भी उसमें थी? कैसा था आपका अनुभव उनके साथ बात करने का, काम करने का? मैंने किताब में लिखा था कि मैं मोदी जी को मुख्यमंत्री बनने के पहले तक तो बहुत रेगुलरली इंटरैक्ट करने लगा करता था, लेकिन 2001 में जब वो गुजरात के जब सीएम बन गए उसके बाद से मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग में नहीं था। मैं अलग किस्म का काम पत्रकारिता में कर रहा था, जिसमें मेरे को राजनेताओं से बहुत कम मुलाकात करने की जरूरत पड़ती थी। एसेंशियली बैकरूम का काम कर रहा था जिसमें टोटली एनग्रॉस था। तो 2011-12 में मेरे को दोबारा से जो कहते हैं ना कि बुक राइटिंग बग मतलब काटने लगा कि मुझे फिर से किताब लिखनी चाहिए। तो अचानक एक दिन सुबह घर पे एक ब्रेनवेव आया कि मेरे को मोदी पे बायोग्राफी लिखनी चाहिए। तो घर पे चर्चा हुई और वही लिखनी चाहिए, कैसा होगा आइडिया, मतलब बिल्कुल लिखना चाहिए। तो क्या मोदी जी मेरे से बात करेंगे इतने साल के बाद? क्या मोदी जी मेरे को याद रखे हुए? मतलब 10-11 साल बीत चुके थे। तो एक खैर कॉमन फ्रेंड के थ्रू मैसेज भिजवाया कि जी बात करना चाहते हैं, किताब लिखने के लिए उत्सुक हैं। तो वहां से मैसेज का रिप्लाई आ गया कि आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, और अगर बात ना हो तो अपना नाम और नंबर छोड़ दें। तो जब मैंने फोन किया तो पता चला कि मुख्यमंत्री जी गांधीनगर में नहीं है, अहमदाबाद गए हुए हैं किसी काम की वजह से। तो मैंने अपना नाम और मतलब अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं जब वो आए, जब भी कन्वीनियंट हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि मैं बात कर सकूं। तो अल्टीमेटली जब बात हुई उसी दिन मैं ये कहूंगा कि मतलब मोदी जी की ये मतलब बहुत ही मतलब मैं उनके लिए ये अभी भी ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने जैसे ही उनको समय मिला उन्होंने फोन किया और मेरी बात सुना। मैंने कहा कि मैं किताब लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा
हाँ बिल्कुल बराबर किताब लिखिए, कोई परेशानी नहीं। तो जब बात करते करते मैंने कहा कि आपको किसी को डेप्यूट करना पड़ेगा जो कोऑर्डिनेट करे कि मैं आपके साथ आके कब मुलाकातें कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल करेंगे। और मैंने बात खत्म होने के पहले मैंने कहा मोदी जी एक बात और, कि ये किताब जो है ये ऑथोराइज्ड बायोग्राफी नहीं होगी। तो उन्होंने बिल्कुल अपनी टिपिकल जिस तरह से वो हंसते हैं, उन्होंने हंस के बोला कि नीलांजन भाई आज तक आपने कोई ऑथोराइज्ड काम किया है क्या? ये कह के ये कह के उन्होंने मतलब बात को खत्म कर दिया। और उसके बाद में किताब लिखते समय कोई नहीं कहा गया कि एक बार जरूर उनके ऑफिसर ने पूछा था कि क्या विल यू बी शेयरिंग द मैन्युस्क्रिप्ट विथ मी। मैंने कहा नहीं, आई टोल्ड द चीफ मिनिस्टर कि मैं मैन्युस्क्रिप्ट शेयर नहीं करूंगा, ये ऑथोराइज्ड बायोग्राफी नहीं होगी। तो मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई, लेकिन एक समय जरूर आया कि जिसके बाद मैं चाह रहा था कि और मुलाकातें हों, लेकिन शायद मोदी जी को लगा कि जितना बात करना था उतना हो चुका है और आगे करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कम से कम किताब लिखने के पीरियड में मेरे से और कोई बातचीत नहीं की। जब किताब आ गई तब मैंने उनको फोन किया कि किताब आ गई है, आपसे मिलना चाहते हैं, आके भिजवाना चाहते, मतलब किताब भिजवाना चाहते हैं, आके अगर हो सके तो हम आपसे टाइम चाहते हैं ताकि आके आपको भेंट कर सके। तो वो खैर टाइम तो नहीं मिला, तो पर्सनली उनको कभी किताब नहीं दे पाए। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में एक दो बार मुलाकातें हुई उनके, और मैं कहूंगा कि बिल्कुल कॉर्डियल तरीके से मुलाकात हुई। मैं उनसे एक आधा बार मतलब उनसे पर्सनल लंबी बातचीत के लिए भी गया, जो कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि कंप्लीटली मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होगी, जिसके बारे में मैंने ना कभी लिखा ना कभी उसके बारे में जिक्र किया। लेकिन इधर हाँ, पिछले कई सालों से ना मैंने अपनी तरफ से कोई खास कोशिश की उनसे मुलाकात करने के लिए, और ना ही उनके तरफ से कोई उत्सुकता व्यक्त हुई। निरंजन, आखिरी सवाल, लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है, काफी लंबी बातचीत जी। हो गई है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक चीज लिखी है और वो बड़ा इंट्रीगिंग है। आपने ये लिखा है कि the Modi years and times to come will remain a challenging era for scholars, especially when it comes to critically examining data that the government routinely publicizes to buttress claims of improving the lives of people. डेटा को अगर हटा दें तो भी क्या उनका जो एरा है, उनका जो युग है, उनका जो समय है, वो चैलेंजिंग रहेगा? अगर रहेगा तो क्यों रहेगा, किस लिए रहेगा, क्यों आप इसको चुनौतीपूर्ण मानते हैं? सबसे बड़ी जो चीज है, नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि मीडिया को इंफॉर्मेशन नीड टू नो बेसिस पे जानना चाहिए, जितना जरूरत है। तो वो तय करेंगे कि हमको कितना जानना जरूरत है। वी कैन नॉट डिसाइड दैट हाउ मच वी नीड टू नो। तो द बाउंड्रीज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हम लोग महसूस करते हैं कि इसको, जो इंफॉर्मेशन के चारों तरफ जो एक तरह से जो बाउंड्री है वो काफी ज्यादा मजबूत हो गया है, उसको पार करना बहुत दिक्कत है। आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगा या तो आप पूरी तरह से सरकार के पॉलिसीज को एंडोर्स करते हैं तब आपको एक्सेस मिलेगा। अगर आप पूरी तरह से एंडोर्स नहीं करते हैं तो एक्सेस मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कंडीशनैलिटी ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये हिंदुस्तान में कभी 2014 के पहले नहीं देखा गया था। हम लोगों ने बहुत लंबे समय से रिपोर्टिंग की है, मतलब मैंने पर्सनली इंदिरा गांधी ईयर्स में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग तो नहीं की है, लेकिन हमारे सीनियर्स जो इमीडिएट थे उन्होंने की है। तो उनसे जो इंफॉर्मेशन हुआ राजीव गांधी के पीरियड से, तो हमें पता है पर्सनली कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कोई ना कोई मिल जाता था जो बात करने के लिए तैयार हो जाता था। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी, कांग्रेस के अंदर भी, या फिर जनता दल जैसे पार्टीज में, या इवन अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बुला बुला के बात करते थे और सरकारी ऑफिसर्स बुला बुला के बात करते हैं। लेकिन अब जो है, एक हमारे मित्र हैं जो रिटायर कर चुके हैं आईएएस से, वो कहते हैं कि लोग अब बात करने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पीछे कोई झांक रहा है। पीछे कोई झांक रहा। और ये बात सिर्फ ऑफिसर्स की नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो भी खुलकर बातचीत टेलीफोन पे नहीं करते और आपस में भी नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में अभी कोई अंतिम कहानी कहना हमारे ख्याल से खतरे से खाली नहीं है। जो लोग ये माने बैठे कि 2024 में नरेंद्र मोदी शायद नहीं आएंगे,
उनको भी बहुत बड़े हादसे का शिकार होना पड़ सकता है। और जो लोग ये माने बैठे कि नरेंद्र मोदी तो 2024 के बाद आएंगे ही आएंगे, वो भी किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। हादसे का मतलब हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स। तो मेरा मानना बहुत स्पष्ट है, और वो ये कि नरेंद्र मोदी आज से कई सालों के बाद जब उनके बारे में इतिहास अन्वेषण करेगा, तो किस तरीके से करेगा, ये भी अपने आप में कठिन कहानी होगी, क्योंकि आज विचार पूरी तरीके से बटे हुए हैं। एक वो है जो नरेंद्र मोदी को देवता या उनको एक बहुत बड़े कल्ट के तौर पर देखते हैं। दूसरे वो है जो नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके का कोई भी क्रेडिट देना नहीं चाहते, भारत के लोकतंत्र के लिए उनको खतरा मानते हैं। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।